Good morning students, class 8 science. We have discussed about the lesson cell structure and functions. Cell structure and functions लेसन में हमने अभी तक देखा कि जो सेल होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में जाना कि सेल जो है वो किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है कि सेंटर में इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर जो छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं इसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, द फर्स्ट सेल ऑर्गेनल इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वह भाग है जो कोशिका को चारों तरफ से बाउंड करके रखता है, कोशिका को चारों तरफ से बांध करके रखता है, और ये मटेरियल के एक्सचेंज में भी मुख्य भूमिका निभाता है। चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जब कोई भी मटेरियल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है, एक कोशिका के अंदर आना होता है या कोशिका से बाहर भेजना होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसे अलाउ करती है कि कौन सा सबस्टेंस, चाहे वो गैसियस फॉर्म हो, चाहे वो फूड पार्ट हो, चाहे वो एनर्जी हो, इन सारी चीज़ों को अलाउ करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ पोरस थ्रू विच सेलेक्टिव मटेरियल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है सॉरी विच सेलेक्टिव मेम्ब्रेन मटेरियल्स किसको अलाउ करती है, सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अलाउ करती है। ऐसा नहीं कि उसमें सारी चीज़ें सब तरह के मटेरियल्स उसमें इन हो सकते हैं या आउट हो सकते हैं। उसमें से सिर्फ जो सेलेक्टिव मटेरियल्स हैं उनको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है और उन्हीं सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही वो बाहर भी जाने देता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेल को आकार देने का काम करती हैं। प्लांट्स में जो आउटर बॉडीज़ हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बाहर एक मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग सबस्टेंस से मिलकर बना होता है जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ द सेलुलोज। द सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग वाइल द सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग सबस्टेंस। ओके, ऑन द अदर हैंड द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है वो एक गोलाकार संरचना होती है जो कि कोशिका के मध्य में पाई जाती है, सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंसिडर्ड टू बी द ब्रेन ऑफ द सेल। ये एक मुख्य भाग होता है और जिसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। दिस द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इट इज़ सराउंडेड बाई द मटेरियल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिस झिल्ली से ये घिरा रहता है, जिस मेम्ब्रेन से ये घिरा रहता है, उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच इज़ पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और इसके बीच बीच में पोर होते हैं। न्यूक्लियस पूरी तरह से बंद नहीं होता, इसके बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं जो राइबोसोम्स को और अदर मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर और बाहर आने जाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियस इज फिल्ड विथ अ जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक जेली, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप कहते हैं। अ राउंड स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा गोलाकार संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। Some thread-like structures called chromosomes are also present inside the nucleus। और कोशिका के अंदर एक धागेनुमा संरचना भी पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। और इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। ठीक है, जैसे माता पिता की हाइट कितनी है, उनका रंग कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, ठीक है,
उनकी आँखों का रंग, उनके बालों का रंग, ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के द्वारा पहुंचाया जाता है। द क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब एक कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका से दो कोशिका जब बन रही होती हैं उसी समय क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं, बाकी टाइम पे वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उस समय वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं, थिक होने की वजह से हम उनको आसानी से देख पाते हैं, नॉट बाय द नेकेड आई। हम उनको देखने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं जिसमें हम उनको देख पाते हैं। अ जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जीन जो है वो इकाई होती है, आनुवंशिकता की इकाई है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उसकी ये जीन एक इकाई मानी जाती है, जिसका मुख्य कार्य होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सारे लक्षणों को लेके जाना। द न्यूक्लियस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनहेरिटेंस। न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है आनुवंशिकता में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कोई लक्षण जा रहा होता है या लक्षणों का आदान प्रदान करना होता है तो उसमें न्यूक्लियस सबसे मुख्य भूमिका अपनाता है। इट आल्सो एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ द कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ द लाइफ टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कोशिका के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे, अब जैसे ये कोशिका है तो ये आउटर वॉल जो वो सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों के बीच में जो भी लिक्विड भरा हुआ है पूरे सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसी में सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं या अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं। A number of tiny structures called cell organelles are present in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वो कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं? द सेल ऑर्गेनल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेल ऑर्गेनल्स के फॉर्म में वहाँ पे पाई जाती हैं। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर मेक्स प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को अगर एक साथ हमें कहना पड़े तो हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग सबस्टेंस ऑफ अ सेल। ये हमारे जीवन का आधार है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनेल। स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। द फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंड स्मूथ इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। इट हेल्प इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस विद इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ़ हो सकता है या स्मूथ हो सकता है। रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स ना लगे हों, ठीक है, सॉरी, रफ़ में राइबोसोम्स लगे होते हैं और स्मूथ में नहीं लगे होते हैं। ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। तो ये जो पहले वाली जो थ्रेड है यहाँ पे कोई भी डॉट डॉट जैसी संरचना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये स्मूथ है। और यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं जो डॉट डॉट जैसा दिखाई दे रहा है हमें, इसी वजह से ये रफ़ है। ये रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और आगे वाला जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, The next one is mitochondria. Mitochondria are tiny rod-shaped structures. They provide energy by the oxidation of food are called powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। ग्लूकोज से ऊर्जा जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। The next one is ribosomes. Ribosomes are small granular structures scattered in the cytoplasm. They are the site of protein synthesis, are called protein factories.
राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैले रहते हैं, बिखरे रहते हैं, और राइबोसोम्स ही वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होती है, और इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल। वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दे एक्ट एज ए स्टोरेज साइट फॉर फूड। वैक्यूल्स होते हैं वो रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान पे अक्सर हमारा जो शरीर है या कोशिका है वो वहाँ पे भोजन इकट्ठा करके रखती है, पानी इकट्ठा करके रखती है, या कई बार जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या अमोनिया है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इकट्ठा करके रखी जाती हैं। प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा साइज़ का पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होता है बहुत ही छोटा साइज़ का होता है। ठीक है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो नीले रंग का वैक्यूल है वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन एनिमल सेल में जो नीले रंग का वैक्यूल है बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम हैव अ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड वर्न आउट पार्ट ऑफ द सेल, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो कि पचाने का काम करते हैं, और ये कई बार सेल को भी गला करके उसे हटा देता है। कई बार हमें जैसे चोट लग जाती है तो जिस जगह पे चोट लगी होती है वो सेल धीरे धीरे अपने आप रिपेयर हो जाती है, तो उसको रिमूव करने का काम लाइसोसोम करता है। दे आर कॉल्ड एज ए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके लिए इसको आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब ये सेल के अंदर फटेगा तो ये पूरी सेल को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल एंड कंटेन पिगमेंट। प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं और इन्हीं के प्रेजेंस की वजह से पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है, जिसके ऊपर थ्रेड्स के ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म ऑफ स्टैक्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक। दीज सैक्स कैरी आउट स्टोरेज एंड सिक्रीशन ऑफ सबस्टेंस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये एक तरह का चपटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो सैक होते हैं वो स्टोरेज करने का काम करते हैं, और सीक्रीशन ऑफ सबस्टेंस जो होते हैं, जो चीज़ें कोशिका के अंदर बह रही होती हैं उनको ये इकट्ठा करके एक वैक्यूल का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना एंड पैरामीशियम सर्टेन प्रोजेक्शंस आर फॉर्म ऑन देयर आउटर सरफेस आर बॉडीज, दे आर कॉल्ड एज ए सीलिया इन पैरामीशियम एंड फ्लैजिलम इन यूग्लिना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो जीव हैं, अलग अलग तरह के ऑर्गन हैं। पैरामीशियम है, पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे बाल के जैसे संरचना दिखाई दे रही है, जिसे सीलिया कहा जाता है, और सीलिया इसमें मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि पैरामीशियम पानी में पाया जाता है तो ये सीलिया इसको सीलरी मूवमेंट में हेल्प करता है। वैसे ही यूग्लिना है, तो यूग्लिना में हम यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि एक विप लाइक स्ट्रक्चर, कोड़े की नुमा एक संरचना दिखाई दे रही है जिसे फ्लैजिला कहा जाता है, और ये भी इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको पानी के अंदर चलने में मदद करता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर सेल and its organelle. Okay, and on the next topic we will discuss about the prokaryotes and eukaryotes.